हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, मैं आपकी नाबार्ड की आपकी प्रिपरेशन जो है उसकी जर्नी में आपके साथ हूं। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है एआरडी, एएसआई और जीए की, आप जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है या आपने कहीं और भी सुना होगा कि जो डेस्टिनेशन है उसके साथ साथ हमें जो जर्नी होती है उसको पूरी तरह से एंजॉय करना है। सफ़र का मज़ा ज़रूर आना चाहिए और ये सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये सफ़र आपको एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता के जाने वाला है। भले ही आपने एग्रीकल्चर अपने लाइफ में या फिर अपने स्टडीज़ में ना पढ़ा हो, बट यहाँ पे इस जर्नी में आप एग्रीकल्चर को ज़रूर पढ़ेंगे, तो इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। अगर आप बहुत इंटरेस्ट से लेकर पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली ना तो कुछ याद करना पड़ेगा, ना ही ऐसा रहेगा कि आपको बार बार इसको रटना है या फिर मगअप करना है। आज की अपनी इस वीडियो में हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाबार्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे तो डेफिनेटली आपको हर साल इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। लास्ट ईयर सिंपल सा क्वेश्चन था क्लासिफिकेशन पे, तो हर बार वो क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के बेस्ड रहता ही है। डिस्क्रिप्टिव में भी इसके आने के चांसेस हैं, तो इसको आज यहीं पे, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसको फिर से पढ़ने की। आप बस 3 क्लासिफिकेशन याद करिएगा, मैं आपको बता दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जस्ट इसके लिए। और दूसरा क्या है कि आपको इस कंटेक्स्ट को समझना है। इस जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है, ये क्या एग्रीकल्चर है, इसको समझना है, सो दैट कि आपको इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू में इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमारे जो इंडियन कंडीशन है उसमें जो एग्रीकल्चर की वास्तविकता है या फिर रियलिटी है उसको डिफाइन करता है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, इसलिए ये पता होना चाहिए। और प्रॉब्लम्स ऑफ द ड्राईलैंड एग्रीकल्चर ये टॉपिक है, तो इससे डिस्क्रिप्टिव में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम एग्रीकल्चर को समझते हैं तो हमको पहले इंडियन कंडीशन को समझना होता है। इंडियन कंडीशन को अगर आप समझेंगे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, आप समझिए हमारे पास वर्ल्ड के 2% लैंड रिसोर्सेज हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि लैंड है हमारे पास टोटल वर्ल्ड के, उसमें अगर हम देखेंगे तो 2% लैंड इंडिया में है, 4% हमारे पास वाटर रिसोर्सेज हैं, एंड देन अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे तो 17% पॉपुलेशन का परसेंटेज है। तो आप ये देखिए इंडियन एग्रीकल्चर पे प्रेशर कितना है। इंडियन एग्रीकल्चर प्रेशर का मतलब है कि 2% लैंड जो हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए भी, बाकी चीजों के लिए भी अवेलेबल है, सिर्फ 4% वर्ल्ड के वाटर रिसोर्सेज और 17% वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए इतने से रिसोर्सेज हमारे पास है। तो इस कंटेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज को समझते हुए चलते हैं, टॉपिक से रिलेट करते हैं, तो फिर आपको कभी भी वो रटना नहीं पड़ेगा। सिमिलरली जैसे हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सिंपल सी एक चीज है, ये समझिए कि 68.8% ऑफ जो इंडियन पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में रहती है। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे। तो हम कहते भी हैं कि मोर देन 70% पॉपुलेशन। सिमिलरली है 68% जो पॉपुलेशन है या फिर जो 68% फार्मर्स हैं वो क्या है? मार्जिनल है। तो इस टाइप का जो डेटा है, अगर आप इसको इस कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं तो डेटा भी याद हो जाता है, आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपरेशन हो जाती है और ऑब्जेक्टिव तो साथ में कवर होता है। आज का हमारा टॉपिक है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। थोड़ा सा हमने इस चीज को समझा है, बट उससे पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन एरिया वेयर रेनफॉल इज लेस देन 750 mm पर एनम। 750 mm पर एनम से भी कम रेनफॉल जिस एरिया में होता है उसको हम क्या कहते हैं? ये आपको ऑप्शन दिए हैं, आप तब तक आंसर को गैस करिए। हम पूरा आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं, फिर हम देखेंगे। तो आते हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पे। तो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ाए थे, तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि एग्रीकल्चर एक टर्म है, एक टर्म है फार्मिंग। एग्रीकल्चर टर्म की जब हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर क्या है? एक आर्ट एज वेल एज साइंस दोनों है, जिसमें कि हम लैंड को कल्टीवेट करते हैं ना, लैंड को कल्टीवेट करते हैं फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, वो एग्रीकल्चर है। लैटिन वर्ड है एगर प्लस कल्चर से वो बना है, लैंड टू कल्टीवेट। देन यहां पे क्या हम डिस्कस कर रहे हैं? फार्मिंग। फार्मिंग में मैंने आपको बताया था, फार्मिंग वो चीज होती है जहां पे हम एक से ज्यादा एग्रीकल्चर या एलाइड एंटरप्राइजेस के साथ आगे बढ़ते हैं। मतलब एग्रीकल्चर के साथ या फिर क्रॉप प्रोडक्शन के साथ हम गाय भैंस भी पाल रहे हैं, हनी बी रियरिंग भी चल रहा है, उसके साथ साथ बाकी सारी चीजें भी हो सकती है, फिशरीज भी हो सकता है, गोटरी, पिगरी, जितने एंटरप्राइजेस हैं एग्रीकल्चर एलाइड के वो हो सकते हैं। 2 टॉपिक आपने यहाँ पे पढ़े हैं, इन वर्ड्स को ही समझ जाएंगे तो आप कंसेप्ट समझ जाएंगे। ये है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर और इसके अंदर एक क्लासिफिकेशन है। और बेसिकली ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि ड्राई फार्मिंग, एक है ड्राईलैंड फार्मिंग, एक है रेनफेड फार्मिंग। ये 3 है, बस इतना ही याद करना है, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं आपको। बस आप इसको समझते रहिए, सुनते रहिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है। अब इंडिया की ज्योग्राफी को देखिए, या फिर इंडिया को आप अपने माइंड में इंडिया का मैप लेकर आइए। ऊपर जम्मू एंड कश्मीर,
हिमाचल, देन उत्तराखंड। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बारिश बहुत होती है बट फिर भी एग्रीकल्चर बहुत कम होता है, क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश होती है कि लैंडस्लाइड हो जाता है, या फिर एग्रीकल्चर के लिए वो बहुत नुकसानदायक होती है, क्योंकि एक जरूरत से ज्यादा चीजें लिमिट से आगे होंगी तो सारी चीजें बुरी ही होती हैं। फिर आप अगर इधर को देखेंगे, पंजाब हरियाणा की कंडीशन ठीक है, नीचे राजस्थान पूरा का पूरा सूखा पार्ट। मध्य प्रदेश में आप जाएंगे, वो भी बहुत सूखा भी नहीं है बट इरिगेशन के लिए वहां पे अगेन स्कैरसिटी है, या फिर हम कह सकते हैं वाटर रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है। सिमिलरली यूपी में आप देखेंगे वहां सरप्लस वाटर है, कोई स्कैरसिटी नहीं है, सारी कंडीशंस अच्छी हैं। तो इस टाइप से आप देखिए कितना सारा वेरिएशन है। नीचे को ऐसे जाएंगे, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट में इरिगेशन है, कुछ पार्ट में इरिगेशन नहीं है। सिमिलरली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, सिमिलरली कर्नाटका, और नीचे तमिलनाडु और केरला। नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे वहां पे अगेन रेनफॉल बहुत ज्यादा है ना, चेरापूंजी, मासिन्ना। अब क्या है कि इस बेसिस पे आप देखेंगे रेनफॉल का पैटर्न डिफरेंट है, इरिगेशन फैसिलिटीज डिफरेंट है। इस बेसिस पे क्या किया है, इंडियन एग्रीकल्चर को डिफाइन किया है 3 पार्ट में, जिसको हम कहते हैं ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग। इस क्लासिफिकेशन के लिए जो एक कंपोनेंट लिया गया है, वो क्या कंपोनेंट लिया गया है, एनुअल रेनफॉल, कि जो एनुअल रेनफॉल होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसको क्लासिफाई किया गया है। उसके लिए क्या किया गया, एक मैं आपको पहले समरी दिखाता हूं, उसके बाद हम फिर वापस आएंगे। रेनफॉल लिया गया कि 750 से 150, 1150 एंड 1150 mm। तो आपको क्या चीज याद रखना है कि 2 टर्म है, 750 mm और 1150 mm। अगर किसी भी एरिया पे रेनफॉल 750 mm से कम है तो वो क्या है, ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग मतलब जहां पे सूखा है, जहां पे बहुत ड्राई है कंडीशन, एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन नहीं है, या फिर ये जो एग्रीकल्चर है ये किस पे है, रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, और उसमें भी रेनफॉल कितनी कम है, तो 750 mm की हम बात करते हैं। ड्राईलैंड फार्मिंग में जहां पे 750 mm से 1150 mm तक की बारिश होती है, उसको हम ड्राईलैंड फार्मिंग में कवर करते हैं। क्या कंडीशन होंगे अभी आगे पढ़ेंगे। देन थर्ड है रेनफेड फार्मिंग, जहां पे 1150 से ज्यादा बारिश हो रही है। अब आप कह सकते हैं ये कंडीशन तो एग्रीकल्चर के लिए अच्छी है, 1150 mm से ज्यादा बारिश है, बट जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप उत्तराखंड का ही एग्जाम्पल लेंगे, इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है किसी भी टाइम पे कि लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है, वो सारा का सारा रन ऑफ होता है, या फिर वो और नुकसानदेह होता है। तो रेनफेड फार्मिंग ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छा है, हालांकि बस ये है कि रेनफॉल मतलब रेनफॉल है, हम कह सकते हैं एक टाइप से इरिगेशन के लिए वाटर मिल सकता है। तो अगेन ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस पे है, रेनफॉल पे डिपेंडेंट। अब थोड़ा सा हम फिर से पीछे जाते हैं इसको समझने के लिए, फिर हम आगे को आएंगे। यहां पे हम आते हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की, जब हम बात करते थे हमने रेनफॉल पे इसको डिवाइड किया गया। अब रेनफॉल समझिए या फिर रेनफेड फार्मिंग को समझिए और इरिगेशन को समझिए। इरिगेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल या फिर आर्टिफिशियली वाटर को एग्रीकल्चर फील्ड तक पहुंचाना, उसको हम बोलते हैं इरिगेशन। ओके, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर फॉर आवर क्रॉप्स, दिस इज नोन एज इरिगेशन। तो ये इरिगेशन है कि आर्टिफिशियली हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब उस एरिया पे है नहीं। उस एरिया पे कैसे नहीं है, क्योंकि रेनफॉल होती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम कैनाल से लेकर आएंगे वहां पे फील्ड में, या फिर हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करेंगे, ये तरीका होता है। अब हम कहते हैं कि इरिगेशन फैसिलिटीज कितनी है, जैसे यूपी में हमने देखा था, हमने कल ही डिफाइन किया था कि नेट जोन एरिया में नेट इरिगेटेड एरिया कितना है, यूपी में हाईएस्ट है, सिमिलरली गुजरात में भी हाईएस्ट है। डिफरेंट कैटेगरीज में आप देखेंगे, एग्रीकल्चर साइंसेज में हमने डिस्कस किया था। तो उसका क्या मतलब है कि वहां पे इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे कि मान लीजिए कि जो वीट की क्रॉप है उसको 7 स्टेजेस पे वाटर की रिक्वायरमेंट है, 21 डेज आफ्टर सोइंग उसको वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो अगर इरिगेशन के सोर्सेज हैं तो फार्मर वहां पे दे सकता है। अब मान लीजिए इरिगेशन है ही नहीं, टोटली किस पे डिपेंडेंट है, रेनफॉल पे, जिसको हम रेनफेड फार्मिंग कहते हैं। अब मान लीजिए कि सोइंग के 21 दिन बाद बारिश हुई ही नहीं, बारिश ही नहीं हुई, तो इरिगेशन के लिए वाटर नहीं है, मतलब जो रेनफॉल से होना था वो नहीं है, तो अब कैसे होगा, वो क्रॉप बर्बाद हो जाएगी। तो इस डिपेंडेंसी को, जो रेनफॉल पे डिपेंडेंसी है, इसको हम क्या कहते हैं, रेनफेड फार्मिंग। तो इसको हम रेनफेड फार्मिंग कहते हैं। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एक उस एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं जो एग्रीकल्चर ड्राई है या फिर रेनफेड पे डिपेंडेंट है, या फिर जहां पे इरिगेशन चैलेंजेस हैं। और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इंडिया में 2% लैंड में केवल 4% वाटर रिसोर्सेज हैं। ऑल्दो हमारी वर्ल्ड में अगर आप कंपेयर करेंगे इरिगेशन के लिए, फिर भी थोड़ी सी कंडीशन बेटर है, क्योंकि हमारे पास रिवर है, कोस्टल लाइंस है, ग्राउंड वाटर लेवल अच्छा है कुछ स्टेट्स में।
ये कंडीशन है। देन दूसरा मैंने आपको बताया कि रेनफेड। रेनफेड का मतलब है कि जहां पे इरिगेशन नहीं है, जो इरिगेशन के लिए वाटर चाहिए क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, वो कैसे मिल रहा है? रेनफॉल के थ्रू। तो इसको हम कहते हैं रेन फेड, रेन के द्वारा फेड। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं 1 by 1 क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन ध्यान रखना है, इतना याद रखना है, 750 mm पर एनम। तो जहां पे ड्राई फार्मिंग वो है जहां पे 750 mm पर एनम है, राजस्थान के एरिया को आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, क्रॉप फेल्योर हो सकता है, सीधी सी बात है, रेनफॉल हो ही नहीं रहा तो क्रॉप फेल्योर होना ही है। क्यों? ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल, बहुत लंबा एक पूरे उसमें ड्राई स्पेल रहा, रेनफॉल नहीं हुई तो क्रॉप सूख जाएगी। देन ड्राई फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरिड रीजन विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। अब ड्राई फार्मिंग को हम एरिड रीजन में जनरली करते हैं, सीधी सी बात है, जहां पे एरिड है, एरिड मतलब जहां पे वाटर बहुत कम है, तो वहां पे जो मॉइस्चर कंजर्वेशन टेक्निक्स अगर हम यूज करते हैं उसके थ्रू हम कर सकते हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, मल्चिंग वगैरह, किससे कर सकते हैं। अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम इज सजेस्टेड इन दिस रीजन। अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम हम कर सकते हैं। अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम का क्या मतलब होता है कि एग्रीकल्चर के अलावा उसमें बाकी सारी चीजें कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के अलावा मतलब ऐसे जैसे उसको हम फॉडर के लिए या फिर फीड के लिए या फिर एग्रो फॉरेस्ट्री क्रॉप के लिए ऐसे कुछ हम कर सकते हैं, जिससे कि उसका लैंड यूज थोड़ा सा हम डिफरेंट कर दें। तो पहली कैटेगरी थी ड्राई फार्मिंग, जहां पे रेनफॉल लेस देन 750 mm था। अब दूसरी कैटेगरी है ड्राई एंड एग्रीकल्चर फार्मिंग, जिसमें 750 mm से 1150 mm के बीच में होता है। यहाँ पे भी सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर करने पड़ते हैं सो दैट कि एग्रीकल्चर हो सके। सेमी एरिड पार्ट है तो एमपी वाली कंडीशन आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। ड्रेनेज फैसिलिटी होनी चाहिए महाराष्ट्र में, स्पेसिफिकली ब्लैक सॉइल में, क्योंकि आपने ब्लैक सॉइल में देखा बड़े बड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं जब वाटर नहीं होता, और जैसे ही वाटर आता है तो वो बिल्कुल स्वेल कर जाता है। हालांकि उसके पीछे क्ले होने का रीजन है, माउंट मोरिलोनाइट स्पेशल टाइप का क्ले है जिसकी वजह से ऐसा होता है। बट अगेन वो भी ड्रेनेज फैसिलिटी भी होनी चाहिए कि अगर एक्सेसिव रेनफॉल हो गया तो फिर वो कैसे आगे ड्रेन होगा। तीसरी कंडीशन है रेनफेड फार्मिंग। तो जैसे इंडियन एग्रीकल्चर को हम डिफाइन भी करते हैं कि रेनफेड फार्मिंग है, फार्मर्स डिपेंडेंट है रेनफॉल पे, तो ये रेनफेड फार्मिंग का कंसेप्ट है। यहाँ पे क्या है, मोर देन 1150 mm एनुअल रेनफॉल। फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन ह्यूमिड रीजन, जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, या फिर हम कह सकते हैं डेफिनेटली रेनफॉल ज्यादा तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट आप एज्यूम कर सकते हैं। ये पिक्चर मैंने ली है, ये जस्ट मेरे घर के पीछे का पार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि सिंपल मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि रेनफेड एग्रीकल्चर है। अभी जब हम इस क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं ना, मैंने कई बार मतलब जैसे मैं इसको पढ़ाता हूं तो स्टूडेंट्स को लगता है कि सर रेनफेड फार्मिंग तो अच्छी फार्मिंग है, बट ऐसा नहीं। रेनफेड फार्मिंग मतलब रेन पे डिपेंडेंट है। अगेन रेन कब होगी वो हमें नहीं पता है, तो हमको क्रॉप को एडजस्ट करना पड़ता है, या फिर डिपेंडेंसी रेन पे है। जहां पे सबसे अच्छा एग्रीकल्चर वही हो सकता है जहां पे इरिगेशन है, मतलब जिस समय रिक्वायरमेंट है वाटर की हम दे सकें। यहाँ पे हम कुछ कह नहीं सकते। अब आप देखिए यहाँ पे ये बहुत हरा भरा दिख रहा है क्योंकि मानसून के टाइम का आजकल बहुत बारिश हो रही है। आप सिंपल देखिए, यहाँ पे ये फार्मर का घर है, यहाँ पे उन्होंने पैडी लगाया हुआ है। इस पूरे एरिया में उन्होंने फॉडर ग्रो किया है, यहाँ पे मिलेट्स ग्रो किए हैं, यहाँ पे मेज ग्रो किया है, यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स ग्रो की हैं, ट्रीज हर जगह लगे हुए हैं। अब सेम चीज सोचिए कि उन्होंने पूरे में पैडी क्यों नहीं लगा दिया, है ना। देहरादून में तो वैसे ही बासमती फेमस है, अगर यहाँ बासमती लगाएंगे डेफिनेटली उनको हायर रिटर्न्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू मिलेट्स या फिर जो मेज वगैरह, या फिर आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने फॉडर बहुत ज्यादा लगाया हुआ है। बात क्या है कि अभी तो रेनफॉल है क्योंकि अभी मानसून है तो बहुत ज्यादा बारिश है, बट जैसे ही बारिश खत्म होगी अगस्त के बाद फिर कोई बारिश ही नहीं होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्लोपी एरिया है, ये पूरा का पूरा स्लोप है पूरा, और तो यहाँ पे वाटर रिटेंशन बहुत कम होता है। ये भाबर में आता है, यहाँ पे वाटर रिटेंशन होना बहुत मुश्किल है। सॉइल भी बहुत क्लेई नहीं होती है, सैंडी सॉइल यहाँ पे होती है। तो इस वजह से रेनफेड फार्मिंग में जहाँ पे रेनफॉल बहुत अच्छा है वहां पे भी चैलेंजेस है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चैलेंजेस नहीं है। तो क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि रेनफेड फार्मिंग बहुत अच्छी फार्मिंग है, तो ऐसा नहीं है। रेनफेड फार्मिंग अच्छी है बट अगेन डिपेंडेंसी किस पे है, रेनफॉल पे। ये चीज ध्यान रखिएगा। मैंने इतने बार आप रिवाइज किया है, इतने बार इसको रिपीट किया है, तो आई थिंक कि रिपीट हो गया, आपको याद हो गया होगा। अभी हम कंपैरिजन कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेके अपने पास रख सकते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, या आपको इस टॉपिक को रिवाइज करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते ही हैं, तो पीडीएफ आप देख सकते हैं। किसी स्टूडेंट ने कहा था कि सर आप आधी स्क्रीन में तो आप ही खड़े हो जाते हो, तो हमको दिखता नहीं है। तो बेसिकली आप समझ लीजिए, आप इसको सुन लीजिए, या फिर आप पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड के साथ साथ सुनिए।
ओके तो रेनफॉल कितना है ड्राई फार्मिंग में 750 mm से कम, 750 से 1150 ड्राई लैंड और उससे ज्यादा तो रेनफेड। मॉइस्चर अवेबिलिटी कैसी है अब आप खुद ही समझ जाएंगे, यहाँ पे जब कम है तो यहाँ पे शॉर्टेज रहती है मॉइस्चर की, यहाँ पे भी शॉर्टेज रहती है, यहाँ पे इनफ है, मॉइस्चर सफिशिएंट है, कोई इशू नहीं है। क्रॉप ग्रोइंग सीजन कितना है, लेस देन 75 डेज, जिस समय बारिश होगी केवल उतने टाइम में ही रेनफॉल एग्रीकल्चर हो सकता है। यहाँ पे 75 टू 120 डेज हो सकता है, यहाँ पे मोर देन 120 डेज हो सकता है, बट अगेन वही देखना पड़ेगा कि बारिश किस किस टाइम पे होती है रेनफेड एग्रीकल्चर में। ग्रोइंग रीजन क्या है, इसको हम एरिड पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, इसको हम सेमी एरिड में और इसको ह्यूमिड पार्ट में। क्रॉपिंग सिस्टम देखेंगे तो यहाँ पे एक सिंगल क्रॉप ली जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, और इंटरक्रॉपिंग भी कैसा कर सकते हैं, एले क्रॉपिंग कर सकते हैं कि ट्रीज के साथ आप ला सकते हैं कुछ किसी एक क्रॉप को। ड्राई फार्मिंग में भी सिंपल यही कंसेप्ट है। रेनफेड फार्मिंग में इंटरक्रॉपिंग या मल्टीपल क्रॉपिंग आप कर सकते हैं, एक से सीजन से ज्यादा सीजन में भी क्रॉप ले सकते हैं, एक क्रॉप के साथ ज्यादा भी कर सकते हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी किया जा सकता है। देन ड्राई स्पेल की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे ड्राई स्पेल मोस्ट कॉमन होते हैं, यहाँ पे लेस फ्रीक्वेंट होते हैं। यहाँ पे ड्राई स्पेल की नो अक्रेंस रहती है, बट अगेन क्लाइमेट चेंज की उससे कहना बहुत मुश्किल है। पहले तो क्या था कि इस बार जैसे आपने देखा, पहले की बात अगर हम छोड़ दें, इसी साल की बात देखें, हर बार मार्च एंड में या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में बारिश होती थी। इस बार ड्राई स्पेल रहा, कोई बारिश नहीं हुई और सीधे मॉनसून में जाके बारिश हुई, ना मार्च ना अप्रैल ना मई। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हीट वेव हुई, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में स्पेसिफिकली वीट की क्रॉप में यील्ड बहुत कम हुई, एक बहुत बड़ा रीजन था। ओके देन क्रॉप फेलियर, यहाँ मेन फ्रीक्वेंट रहते हैं, बारिश नहीं हुई तो रहेगा, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंट रहते हैं, यहाँ पे रेयर रहते हैं, चांसेस कम है अगेन वो इस बार की जैसी कंडीशन ना हो। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, विंड इरोजन, क्योंकि सॉइल में तो वाटर है ही नहीं तो वो कैसी है, विंड इरोजन के लिए प्रोन है। यहाँ विंड इरोजन वाटर इरोजन दोनों हो सकता है। रेनफेड में मैंने आपको पहले ही बताया लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं तो वो वाटर इरोजन के लिए प्रोन है। मेजर्स क्या चाहिए एग्रीकल्चर करने के लिए, यहाँ पे मॉइस्चर कंजर्वेशन करना पड़ेगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे रेनफेड फार्मिंग में आपको ड्रेनेज होना चाहिए कि जिस समय एक्सेसिव रेनफॉल हुआ तो उस समय ड्रेन भी हो सके, अदरवाइज वो एक्सेसिव वाटर से ही क्रॉप आपकी खराब हो जाएगी। ओके चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। देन प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, क्योंकि यही टॉपिक दिया हुआ है नाबार्ड के सिलेबस में, तो आपने जो अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए वही प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आप देखिए उसमें एग्रीकल्चर कैसे हो पाएगा। एक तो इनएडिक्वेट एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, बारिश है पर एक तो एडिक्वेट नहीं है या फिर उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ड्राइव में तो है ही नहीं, और दूसरा जहां रेनफेड में है तो उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। लेट ऑनसेट एंड अर्ली सेसेशन ऑफ रेन्स, तो ये मॉनसून के हमारी डिपेंडेंसी रहती है, कभी लेट ऑनसेट होता है, कभी अर्ली सेसेशन हो जाता है रेनफॉल का, तो उसकी वजह से हमारी जो क्रॉप है, क्योंकि क्रॉप को तो 6 महीने चाहिए, 5 महीने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग से वहां फर्क पड़ता है। प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड, अगर क्रॉप पीरियड के दौरान प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल रहा, बीच के टाइम पे ड्राई स्पेल रहा, बारिश होनी थी नहीं हुई, जैसा इस बार देखा हीट वेव थी, हालांकि वो हार्वेस्टिंग टाइम पे थी तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, यील्ड कम हुई, फेल्योर नहीं हुआ, तो अगर प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल रहता है तो क्रॉप फेल्योर से लेके क्रॉप लॉस दोनों हो सकता है। लो मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, सॉइल की सैंडी सॉइल है, लो फर्टिलिटी होती है, एंड देन सोशियो इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट है। सोशियो इकोनॉमिक क्या कांस्टेंट है ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। जैसे हम लोग सोशियो इकोनॉमिक कांस्टेंट की बात करें तो हमने जब एग्रीकल्चर सेंसस पढ़ा था तो हमने ये डिफाइन किया था कि जो इंडियन एग्रीकल्चर में मैक्सिमम फार्मर है वो कैसे मार्जिनल है ना, मार्जिनल फार्मर है और ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है, तो क्या चीज हो सकती है आप खुद सोच के बताइएगा। टेक्नोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल कांस्टेंट है, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वगैरह कुछ नहीं है। ओके सो ये था कंसेप्ट ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का, जिसको हमने डिस्कस किया, थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है, टाइम ज्यादा लगा होगा, तो जिन भी स्टूडेंट ने इसको पूरा सुना आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली फायदा होगा। आपको एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि एग्रीकल्चर जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो कैसे डाइवर्सिफाइड है। ओके अब रिसर्च चलती है ना, क्योंकि ड्राई एरिया में भी कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर करना है, उसको यूटिलाइज हमें करना है। तो ये एक ICR क्रीडा का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, ये है, ये ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पे रिसर्च करता है। दूसरा रिसर्च इंस्टीट्यूट है इक्रीसेट, ये इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये इंडिया में है। तो एक ये 2 क्वेश्चन है बन सकते हैं इससे, एक तो कि कौन सा इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में है, और दूसरा सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के लिए कौन सा है। तो इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये 1972 में हैदराबाद पाटनचेरू में स्टैब्लिश हुआ था, तो हैदराबाद में भी ये है। देन इकाडा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन द ड्राई एरिया, तो ये सीरिया में है। ओके तो ये जस्ट मैंने आपको इसलिए बताया कि ड्राई एरिया के लिए रिसर्च सेंटर है, उससे जो पहले डिस्कस किया था वो सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के लिए था। देन ड्राई फार्मिंग के लिए काजरी है, जैसे क्रीडा
था वैसे ही काजरी भी है। तो ICAR सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जोधपुर में है, जोधपुर राजस्थान में है एरिड जोन के लिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कहीं पे, अगर आपको कंफ्यूजन हुआ तो भी आप पूछ सकते हैं। टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़िए, जर्नी को एंजॉय कीजिए। जैसे होता है ना पहाड़ में हम घूमने जाते हैं तो विंडो वाली सीट चाहिए ताकि हमको बाहर के सारे नज़ारे दिखते रहे, हम फोटोज लेते रहे। सिमिलरली सफर को एंजॉय कीजिए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन लेने से फायदा तो कुछ होना है नहीं। पढ़ना आपने उतना ही है जितना आप पढ़ पाएंगे या जितना आपके पास टाइम होगा। तो एंजॉय करते हुए पढ़िए। स्टडी प्लान से फायदा ये होगा कि उसको एज अ चेकलिस्ट आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने डाउनलोड किया तो ठीक है, अदरवाइज आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स लेना है सो यू कैन अवेल दिस ऑफर ऑल्सो। मॉक टेस्ट देते रहिए, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे अहेड।